स्वागत है बच्चों। हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन को। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल पर मूव करे, पूरा कंप्लीट सर्कल या पार्ट ऑफ सर्कल, तो ऐसे मोशन को बोला जाता है सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन दो तरीके का हो सकता है। अगर थ्रू आउट द जर्नी अगर उसका स्पीड सेम रहे तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर थ्रू आउट द जर्नी स्पीड अगर सेम न रहे तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे उसका काइनेमेटिक्स पार्ट, मतलब कि रिलेशनशिप बिटवीन पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। उसके बाद हम लोग उसका देखेंगे डायनेमिक्स, हाउ फोर्स इज रिलेटेड विद द एक्सेलरेशन, मतलब कि जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन से कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग काइनेमेटिक्स पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो सर्कल पर मूव कर रहा है, और मैंने क्या बताया कि दो तरीके का सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ते हैं। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन है जिसमें थ्रू आउट द जर्नी स्पीड सेम रहे। ये ध्यान रखना, स्पीड की बातें बोल रहे हैं, वेलोसिटी की बातें नहीं कर रहे हैं। कि स्पीड थ्रू आउट द जर्नी सेम रहेगा तो ऐसे मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर थ्रू आउट द जर्नी स्पीड अगर बदल रहा होगा तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सबसे पहले हम लोग काइनेमेटिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर, वो था पॉइंट ए पर था, ठीक है, और सर्कल पर मूव कर रहा है विथ, मान लेते हैं कि हमारा अभी स्पीड जो है वो क्या है, v है। किसी एक टाइम पर स्पीड हमारा क्या है, v है, ठीक। और आफ्टर सम टाइम ये पहुंच गया पॉइंट b पर, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है पोजीशन वेक्टर r, और इसने एंगल ट्रेवर्स किया इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा। अब क्योंकि इस सर्कल पर मूव कर रहा है तो इसीलिए जो थीटा होगा वो चेंज होगा। दैट्स व्हाई वी विल से दैट कि थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। r लगातार बदलेगा थ्रू आउट द जर्नी, इसका r बदलता रहेगा, तो इसलिए r इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम t। पोजीशन वेक्टर r इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग पोजीशन वेक्टर r को ऐसे लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर r, क्योंकि फिक्स रेडियस है, इसका रेडियस फिक्स, इसका फिक्स रेडियस है r, ये पोजीशन वेक्टर है r, दोनों में डिफरेंस है। पोजीशन वेक्टर r वेक्टर क्वांटिटी है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, r है, जो कि रेडियस है। तो हम लोग बोलते हैं कि r को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर कंपोनेंट लिख सकते हैं। वेक्टर कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, इसको दो पार्ट्स में हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये x हो गया और ये y हो गया। तो इसका मतलब कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं r, इसके बाद लिख सकते हैं कि cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप, ऐसा लिख सकते हैं हमेशा ही। और हम लोग बोल रहे हैं कि थीटा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, दैट्स व्हाई r इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम t। तो हम लोग ये पता है कि जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, वेलोसिटी इज गिवन बाई वेलोसिटी v जो होता है, हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी v होगा वो क्या होगा, दैट वुड बी dr बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर dr बाई dt, ये वेलोसिटी देता है। और साथ साथ में हम लोग ये भी जान रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वेलोसिटी वेक्टर को बताएगा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर ये होगा।
इस पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर ये होगा। तो एक बात तो इसमें श्योर है कि r इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू v, या ये बोल सकते हैं कि v इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू r। बिना कैलकुलेशन के हम लोग ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी एट ईच टाइम इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर r। ठीक है, ये हम लोग ज्योमेट्री से समझ रहे हैं कि वेलोसिटी एट ईच पॉइंट क्या होगा कि वेलोसिटी एट ईच पॉइंट, पॉइंट ए पॉइंट बी, हर एक पॉइंट पर क्या होगा वेलोसिटी, वो जो होगा उस पॉइंट का फ्रॉम द गिवन ओरिजिन जो भी पोजीशन वेक्टर होगा उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो वेलोसिटी v विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर पोजीशन वेक्टर rt एट फॉर ऑल टाइम, मतलब हर एक समय के लिए। और यहां से हम लोग ये बोलते हैं कि ये भी बोल रहे हैं कि वेलोसिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू dr बाई dt। और यहां से हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, r को ऐसे ही रहने देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी होगा, क्योंकि थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सर्कल पर मूव कर रहा होगा तो थीटा जो है वो बदल रहा है टाइम के हिसाब से, दैट्स व्हाई वी विल से दैट थीटा डी थीटा बाई डी टी ये चेंज होगा, थीटा चेंज हो रहा है इसलिए डी थीटा बाई डी टी लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस साइन थीटा को लिखेंगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। साथ साथ में हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ये आर, ये जो आर मैग्नीट्यूड है, और उसके साथ हम लोग ये लिख सकते हैं कि दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो यूनिट वेक्टर क्या है यहां पर, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में ई आर एक यूनिट वेक्टर हो रहा है इन द रेडियल डायरेक्शन, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियल डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है और उस यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या है, वो है cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये यूनिट वेक्टर है और ये जो यूनिट वेक्टर है इट विल बी ऑलवेज अलोंग द रेडियस वेक्टर। आउटवर्ड है तो इनवर्ड जो होगा वो माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो इनवर्ड बताएगा, मतलब कि माइनस ई आर जो होगा वो यूनिट वेक्टर होगा, बट दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ओ ऑल द टाइम। तो यहाँ पर माइनस ई आर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस माइनस साइन थीटा जे कैप। तो ये यूनिट वेक्टर होगा बट दैट विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ओ। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ई आर। हम लोग यहाँ पर एक्स वाई हम लोग जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर इसमें ले रखे हैं एक्स और वाई, ये तो ठीक है, ये बात समझना है कि आई कैप जे कैप ये एक्स वाई के हिसाब से है, लेकिन सर्किल के हिसाब से हम लोग एक दूसरा यूनिट वेक्टर डिफाइन कर ले रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियल डायरेक्शन, तो ये भी एक यूनिट वेक्टर है। उसके बाद हम लोग वेलोसिटी v यहाँ पर लेके वेलोसिटी v निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी v जो है वो क्या हो जाएगा dr बाई डी टी, यहाँ से r आ जाएगा d थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी जो है वो क्या है, d थीटा बाई डी टी, थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो d थीटा बाई डी टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। तो d थीटा बाई डी टी क्या है, d theta by dt is a quantity defined as angular velocity omega। ठीक है, या मैग्नीट्यूड हम लोग बोल सकते हैं कि ओमेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, d थीटा बाई dt एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से हम लोग d थीटा बाई dt कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा r ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी को हम लोग ओमेगा लिख लेते हैं और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
ये हो जाएगा वेलोसिटी v, और थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, दैट्स वाई ये जो वेलोसिटी है ये भी हमारा क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम t होगा। अगर हम लोग इसमें वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा मॉड vt जो होगा वो स्पीड है, और ये जो स्पीड है ये आ रहा है r इंटू ओमेगा। v वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड ये स्पीड है, और स्पीड जो है क्या आ रहा है r इंटू ओमेगा। इसको अगर स्क्वायर करके देखेंगे इसका मॉड जो होगा वो 1 होगा, तो ये भी एक यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी v जो है वो क्या है, r ओमेगा, और यहाँ पर e इंटू टेंजेंट यूनिट वेक्टर है, ये टेंजेंट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, तो ई टाउ लिख सकते हैं इसको। तो हम लोगों ने यहाँ बोला कि हम लोग टेंजेंट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट डिफाइन कर रहे हैं। वो क्या है, डिफाइन क्या कर रहे हैं, हमें पता लग गया कि यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑल द टाइम। उसकी वैल्यू क्या है, माइनस कॉस थीटा आई कैप, माइनस कॉस थीटा नहीं है बल्कि क्या है, बल्कि ये है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये टेंजेंट वेक्टर है। तो एक हमने यूनिट वेक्टर डिफाइन किया इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियल डायरेक्शन, दूसरा हम लोग यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, और ये भी हर एक पॉइंट पर होगा। होपफुली ये बात क्लियर हो रही है, ऐसा नहीं कि इसमें डाउट होगा। तो इसको हम लोग यहाँ नहीं दिखाते हैं बल्कि इसको हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं कि ये टेंजेंट वेक्टर है हर एक पॉइंट पर। तो दो यूनिट वेक्टर हम लोगों ने डिफाइन किया सर्कुलर मोशन के लिए, एक रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन किया, और एक टेंजेंट के डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर डिफाइन किया रिलेटिव टू एक्स वाई। तो ये यूनिट वेक्टर्स हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस और इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो साथ साथ में हम लोग ये बोल रहे हैं कि वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये स्पीड होगा, मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ रही है, r इंटू ओमेगा। ठीक है, r इंटू ओमेगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये जो स्पीड रहेगा वो हमेशा ही क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये जो स्पीड है v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ये जो होगा इसका मैग्नीट्यूड हमेशा ही क्या हो गया, ये फिक्स हो गया हमेशा ही, और ये इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी हमेशा ही विथ ये ओमेगा से रिलेटेड कैसे रहेगा, ओमेगा से रिलेटेड रहेगा r इंटू ओमेगा, और ये स्पीड है ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, अगर स्पीड थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कदाचित नहीं होता है कि जो वेलोसिटी है वो भी फिक्स रहेगा, क्योंकि स्पीड तो मैग्नीट्यूड पार्ट बता रहा है, लेकिन अगर इसका डायरेक्शन बदलता रहेगा, डायरेक्शन अगर बदलता रहे तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी फॉर द सेम स्पीड वेलोसिटी डिफरेंट हो सकता है। तो इसीलिए स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगा, इस मोशन में थ्रू आउट द मोशन डिफरेंट रहता है हर एक पॉइंट पर। ठीक है, होपफुली ये बात क्लियर है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम रहेगा, वेलोसिटी एट ईच पॉइंट विल बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स चेंजिंग डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड एट ईच पॉइंट, मैग्नीट्यूड एट ईच पॉइंट ये जो होगा वो स्पीड होगा, बराबर होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा एक होगा, वो फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू r इंटू ओमेगा होगी, या जो भी दिया रहेगा वो रहेगा, वो तो होगा ही, मतलब
रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी r इंटू ओमेगा रहेगा, ठीक है, ये हमेशा ही फिक्स रहेगा। फिर अगर हम लोग बोलते हैं कि एक्सेलरेशन अगर देखा जाएगा इसमें, अब अगर हमने वेलोसिटी v निकाल लिया तो वेलोसिटी v निकाल लिया तो एक्सेलरेशन a क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन a इज, यहां से इसको ऐसे हम लोग कर देते हैं, एक्सेलरेशन a जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन a जो होगा वो हो जाएगा dv/dt हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन a इज dv/dt, ठीक है। यहां से हमारे पास वेलोसिटी v ये आया है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो r और ओमेगा को एज इट इज रहने देते हैं अभी। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा और d थीटा/dt, ठीक है, i कैप माइनस साइन थीटा d थीटा/dt, j कैप हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस अब अगर हम लोग ये बोले कि ओमेगा अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो इसका मतलब ये भी है कि गिवन टाइम में, इन एनी गिवन टाइम जो एंगल ट्रेवल्ड होगा या जो एंगल ट्रेवल्ड बोला जाएगा, जो एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा इन एनी फिक्स गिवन टाइम, वो हमेशा फिक्स रहेगा। इसका मतलब कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल स्पीड ही नहीं सेम रहता, ये भी फिक्स रहेगा, ओमेगा भी फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा भी फिक्स रहेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन जो हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन a जो होगा वो r ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा कॉस थीटा माइनस, मतलब माइनस कॉस थीटा d थीटा/dt। ये इस क्वांटिटी के बाद हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, तो हमारा यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाता, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो ये क्या आ जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा r, ये r ओमेगा स्क्वायर, तो उसके बाद माइनस कॉस थीटा मतलब कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा ई आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। होपफुली ये बात क्लियर हो रही है कि एक्सेलरेशन a इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा, माइनस आर ओमेगा डी थीटा/dt को बाहर निकाल लेंगे तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और ये फिर से बच जाएगा, माइनस बाहर कर लिया हमने, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप है ये क्वांटिटी। अगर इसको देखते हैं माइनस बाहर कर लेते हैं तो ये है माइनस, तो माइनस बाहर कर लिया कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, तो ये यही क्वांटिटी है। तो ई आर यूनिट वेक्टर ई आर है ये, ठीक है। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू ई आर कैप। इसको फर्दर हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये आर हो जाएगा, आर ये डायरेक्शन बता रहा है, आर ओमेगा को अगर हम लोग वी स्क्वायर बाई आर अगर लिखें यहां से वी स्क्वायर बाई आर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं फर्दर तो ये हो जाएगा क्वांटिटी वी स्क्वायर बाई आर ई आर कैप। तो एक्सेलरेशन ए जो आ रहा है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन ए जो आ रहा है वो क्या है, इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर, और ये हमेशा अलोंग द रेडियस है। एक्सेलरेशन क्या है, ऑल द टाइम पर एक्सेलरेशन ए इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, एक्सेलरेशन ए इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर बाई आर या माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, दोनों ही बातें सही हैं। ये ई आर कैप ये बता रहा है कि इसका डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर है,
तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज v स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ये हमेशा टुवर्ड्स सेंट्रल है, सेंटर है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे इसको, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक है, होपफुली ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन केस में हम लोगों ने देखा कि एक्सेलरेशन ए जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो v स्क्वायर बाई आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि v स्पीड है ये हमेशा फिक्स रहेगा, r सर्कल का रेडियस है तो ये हमेशा फिक्स रहेगा, डायरेक्शन केवल एक्सेलरेशन का बदलता रहेगा, वो हमेशा सेंटर की तरफ रहता है, इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम लोग नाम दिए हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा उसका एक एक्सेलरेशन होगा ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, और उसकी वैल्यू होगी v स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, टुवर्ड्स सेंटर ऑल द टाइम। और इसीलिए इस एक्सेलरेशन को हम लोग और क्या बोलते हैं, इस एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या इसको बोलते हैं सेंटर सीकिंग। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है कि सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो हम लोग ये जो वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये जो पार्ट हमने केवल इसको डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ हमने ओमेगा को माना था, यहाँ पर ओमेगा को हमने माना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन केस में कि ओमेगा फिक्स रहेगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है बल्कि क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो ओमेगा फिक्स नहीं रहेगा। अब ओमेगा मतलब टाइम पर डिपेंड करता रहेगा, टाइम पर डिपेंड करता रहेगा, तो एक्सेलरेशन ए जो होगा वो इतना तो आएगा, ये वाला पार्ट तो आएगा, तो एक्सेलरेशन ए जो हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर ये आएगा माइनस v स्क्वायर बाई आर ई आर कैप, इतना तो आएगा ही, ये वाला पार्ट तो रहेगा ही। साथ साथ में हम लोगों ने अब अगर ये टाइम का फंक्शन है तो इसको जो हमने डिफरेंशिएट किया है यहाँ पर, ये जो हमने केवल आर ओमेगा को फिक्स रखते हुए हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, तो हमें ये मिला है। लेकिन ये कह रहे हैं कि टाइम का अगर ओमेगा इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम टी, अब ओमेगा टाइम पर डिपेंड करेगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ओमेगा इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम टी, ओमेगा टाइम टी पर डिपेंड कर रहा है, मतलब कि बदल रहा है, ओमेगा बढ़ सकता है घट सकता है। अगर ओमेगा बढ़ सकता है और घट सकता है तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ओमेगा जो है वो बदल रहा है, मतलब कि डी ओमेगा बाई डी टी। अब ये जीरो नहीं है बल्कि अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो इसलिए हम लोग इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको लिखेंगे प्लस आर ओमेगा को क्या लिखेंगे, इसके बाद इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको अगर हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस v स्क्वायर बाई आर ई आर कैप प्लस ये हो जाएगा आर, ये टेंजेंशियल ई टेंजेंट के डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर इन द टेंजेंट डायरेक्शन है ये, डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो आर अल्फा हो गया ये। इसको हम लोग लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं ई टेंजेंट। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन के दो पार्ट्स हो गए। जब भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो दो एक्सेलरेशन होगा, एक तो हर एक पॉइंट पर जिस भी पॉइंट की बात करेंगे तो उस पॉइंट पर एक तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा ही, उसकी वैल्यू रहेगी v स्क्वायर बाई आर, प्लस एक जो इस
ड्यू टू रोटेशन एक जो फैक्टर आ रहा है वो क्या है, आर इंटू अल्फा, ये भी रहेगा। ठीक है, हम लोग साथ साथ में इसको और भी लिख सकते हैं, क्या चीज, ये क्या है, आर इंटू अल्फा। ओमेगा को हम लोग और भी इसको फर्दर लिख सकते हैं, ओमेगा को ऐसे कि माइनस वी स्क्वायर बाई आर ई आर प्लस आर अल्फा। अगर डी ओमेगा बाई डी टी को हम लोग इसके टर्म्स में लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इसको इसी लाइन में लिखते हैं क्योंकि ये होपफुली नीचे ना आ रहा हो। तो हम लोग इसको अगर लिख रहे हैं कि वी स्क्वायर बाई आर ई आर कैप प्लस आर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी, यहां से मॉड आर, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, और आर बाहर निकाल लेंगे, आर आर कैंसिल हो जाएगा बल्कि। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, डी ओमेगा बाई डी टी को यहां से लिख सकते हैं ऐसे कि ओमेगा को रिप्लेस कर दें मॉड ऑफ डी वी बाई डी टी। अगर ओमेगा को रिप्लेस कर देते हैं यहां से हम लोग, ओमेगा इज इक्वल टू डी, ये हो जाएगा मॉड ऑफ वी बाई आर, ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड है। तो डी ऑफ डी टी, यहां से डी ओमेगा बाई डी टी को ओमेगा की जगह लिख लेते हैं वी बाई मॉड वी बाई आर, और यहाँ पर जो इसकी आर की वैल्यू हो, आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस ई टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो क्या है, वो है माइनस वी स्क्वायर बाई आर ई आर कैप प्लस ये हो रहा है हमारा टी ऑफ डी टी मॉड इंटू टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन ए जो है इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, उसके दो पार्ट्स हैं। एक सेंट्रीपिटल पार्ट्स रहेगा, सेंट्रीपिटल पार्ट्स मतलब ये बोल रहे हैं कि एट ईच टाइम ड्यू टू वेलोसिटी, जिस भी पॉइंट पर वेलोसिटी v हमें पता रहेगी सर्कल में, उस पॉइंट पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा ही बताएंगे। ठीक है ना, AC इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, A की बजाय AC भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही, साथ साथ में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ मतलब डी ऑफ डी टी विथ रिस्पेक्ट टू डी ऑफ डी टी, और ये ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, या ये बोले कि डी ऑफ डी टी ऑफ स्पीड। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो क्या है, असल में वो डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड है, वो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट बता रहा है। तो हम लोग ये बोलेंगे, मैं इसको कुछ पार्ट्स में इरेज करूंगा। लोग ये बोल रहे हैं कि सर्कुलर मोशन में दो पार्ट्स हैं। अब ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में दो पार्ट्स हैं। सर्कुलर मोशन में दो तरीके के मोशन पॉसिबल हैं, क्या क्या, एक हमने बोला कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड जो होगा वो थ्रू आउट द मोशन स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। एक्सेलरेशन होगा ऑलवेज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, टुवर्ड सेंटर होगा। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन विल बी v स्क्वायर बाई r इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियल टुवर्ड्स सेंटर, माइनस ये बता रहा है कि टुवर्ड्स सेंटर एक एक्सेलरेशन होगा हमेशा ही टुवर्ड्स सेंटर। इसी की वैल्यू हम लोग इन टर्म्स ऑफ ओमेगा भी बता रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है, मतलब एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा क्या है, ये ओमेगा स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, टुवर्ड सेंटर। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 रहेगी। फिर दूसरा पार्ट क्या है, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा तो जो नेट एक्सेलरेशन है उसके दो पार्ट्स हैं, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, और दूसरा एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट है। और AC की वैल्यू यही रहेगी हमेशा ही। AC की वैल्यू क्या रहती है, AC की वैल्यू हमेशा ही जिस भी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंस मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताना चाहते हैं उस पॉइंट पर हो जाएगा v स्क्वायर बाई r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज v स्क्वायर बाई r। डायरेक्शन जो है हमेशा ही टुवर्ड्स सेंटर है, ठीक है, ये वही रहेगा इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू यही रहेगी। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो है r अल्फा ई टेंजेंट। एक तो ये है r अल्फा इंटू अल्फा जो है वो क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है d ओमेगा बाई dt अल्फा है। तो अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। और साथ साथ में ये भी होगा कि t ऑफ dt स्पीड का डिफरेंशिएशन। तो जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है उस पॉइंट पर हमें क्या करना होगा, जो स्पीड है उसका स्पीड या जो भी वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे मॉड v और डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताएगा और ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर हम लोगों ने देखा है कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसीलिए जो सर्कुलर मोशन है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बल्कि ये बोलेंगे कि इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा कि एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, यहाँ पर ए टाउ इसको बोलेंगे ए टी, और ये जो है वो एक ए सी जो है ये हो गया। तो नेट एक्सेलरेशन ए जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो नेट एक्सेलरेशन ए जो है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई r इसका स्क्वायर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस d ऑफ dt, d ऑफ ये लिखेंगे इसका स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब अगर ये जो रिजल्टेंट है किस डायरेक्शन में होगा तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी इसको ऐसे
अगर इसको ड्रॉ कर दिया जाएगा तो एक्सेलरेशन का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए का डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, हम लोग बता सकते हैं कि एंगल किस एंगल पर बन रहा है। ए टाउ से बता रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि ए टी से बताने हैं कि tan थीटा जो है वो क्या है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है कि किस एंगल से। अगर ए टाउ से हम लोग बता रहे हैं, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से बता रहे हैं या फिर रेडियस के डायरेक्शन से बता रहे हैं। अगर रेडियस के डायरेक्शन से बताएंगे तो थीटा हमारा ये हो जाता है, तो रेडियस से बताते हैं कि क्या एंगल थीटा है ये, तो ये हो जाएगा ए टी बाई ए सी मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा डी ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर बाई आर। ये हो जाएगा इतना एंगल पर जो नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा उसका डायरेक्शन इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये होगा। तो ये काइनेमेटिक्स पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, होपफुली इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस भी पॉइंट पर नहीं समझ में आया है उस पॉइंट पर बिल्कुल कमेंट करिए, टाइम इंडिकेट करते हुए कि मुझे पता लगे। तो अगर समय का अभाव नहीं रहेगा तो मैं बिल्कुल जवाब भी दूंगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अब क्या है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स का मतलब है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब कि न्यूटन्स लॉ, सिंपल बात ये है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स क्या है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स क्या है, हम लोगों ने क्या बोला कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब वो होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल पर मूव करे और थ्रू आउट द जर्नी उसका स्पीड सेम रहे। उसका स्पीड क्या है, अगर थ्रू आउट द जर्नी इसका स्पीड v रहे, मान लेते हैं कि इसका स्पीड जो है वो v है, तो एट ईच पॉइंट जो इस टेंजेंट का जो लेंथ है वो क्या बता रहा होगा, एट ईच पॉइंट वेलोसिटी बताएगा। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड v है जो कि थ्रू आउट द जर्नी सेम है। और हम लोगों ने देखा कि इसकी वजह से इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है वो ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर है। और एक्सेलरेशन a की वैल्यू जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन a की वैल्यू जो है वो है v स्क्वायर बाई r है, टुवर्ड्स सेंटर हर एक पॉइंट पर है। तो इसीलिए इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और अगर इसका मास m दिया होता है, ठीक है, इसका अगर मास जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास अगर m दिया होता है और अगर इस सर्कल पर मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन अगर v स्क्वायर बाई आर हो, एक नेट एक्सेलरेशन एट ईच पॉइंट v स्क्वायर बाई आर है अगर, तो इसका मतलब कि देयर शुड बी अ नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, क्योंकि उसके बगैर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ कैसे हो सकता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एट ईच पॉइंट थ्रू आउट द जर्नी देयर इज अ फोर्स, देयर इज अ नेट फोर्स। तो ये बोलेंगे कि थ्रू आउट द जर्नी एक नेट फोर्स सर्कुलर मोशन में हमेशा लगता है और उस नेट फोर्स की जो वैल्यू है वो हमेशा सेंटर की तरफ है, टुवर्ड सेंटर है। और उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, MAC होगा, ये टुवर्ड्स सेंटर है ऑल द टाइम। तो इसलिए इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स बोलेंगे इसको। सेंट्रीपेटल फोर्स, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, mv स्क्वायर बाई r। तो एक जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, तो उस पर एक नेट फोर्स थ्रू आउट द जर्नी
लगेगा टुवर्ड सेंटर, और इसलिए इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपेटल फोर्स, और उसकी वैल्यू है mv²/r होगी। अब ये एक नया फोर्स नहीं है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मतलब फोर्सेज जो है वो 4 तरीके के हैं। देयर आर 4 काइंड ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्सेज, यही 4 फोर्सेज है। तो ये फंडामेंटल फोर्सेज है। हर एक फोर्स जो है वो इसी की वजह से है, ड्यू टू ऑल दीज फोर्सेज। बाकी फोर्सेज जैसे कि जो हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल फोर्स जो होता है, या फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, या स्प्रिंग फोर्स जो होता है ना, ये सारे के सारे फोर्सेज क्या हैं? ये सारे के सारे फोर्सेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फिर उसके बाद जो अर्थ अट्रैक्ट करता है, या ड्यू टू मास जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसका नेचर जो होता है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल नेचर होता है। लेकिन उसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा जो फोर्स, ज्यादातर फोर्सेज, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो ज्यादातर जो फोर्सेज हैं वो क्या है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। स्ट्रिंग फोर्स जो टेंशन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। फिर नॉर्मल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें पता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। उसके बाद जब हम लोग न्यूक्लियस के अंदर आएंगे, जब न्यूक्लियस के अंदर आएंगे तभी स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज काम करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो मतलब कुछ वैसे न्यूक्लियस हैं जो कि स्टेबल नहीं है, जो कि अपने आप डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, तो वहां पर वीक फोर्सेज होता है। तो यही 4 तरीके के फोर्सेज हैं। इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्सेज का जो इंटरप्ले है उसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि हमारा ये जो नेचर का जो रियल लाइफ जो है वो इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्सेस का इंटरप्ले है। एक दूसरे का मतलब वो फोर्सेस कैसे इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, अनबैलेंस हो रहे हैं, इसी की वजह से वो हमारा सारा का सारा ये जो लीला चल रहा है, ये जो संसार चल रहा है, ये चल रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने क्या बोला कि टुवर्ड सेंटर देयर विल बी ऑलवेज अ फोर्स mv²/r। ये एक नए तरीके का फोर्स नहीं है, मतलब ये कोई नया फोर्स नहीं है, बस ये कि ड्यू टू सर्कुलर मोशन टुवर्ड्स सेंटर एक नेट फोर्स हमेशा ही एक्ट करेगा, और वो नेट फोर्स किसी के द्वारा अप्लाई किया जाएगा, मतलब किसी की वजह से होगा। जैसे कि हम लोग बोले कि अगर जो अर्थ है, अगर वो सन के अराउंड सर्कल में मूव कर रहा है, तो अर्थ पर जो एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वही सेंट्रीपेटल फोर्स बनेगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर सन के अराउंड, अगर हमारा अर्थ जो है वो ये सन है, और सन के अराउंड हमारा अर्थ ऐसे घूम रहा है, सन के अराउंड हमारा अर्थ ऐसे घूम रहा है, तो अर्थ जो सर्कल में जा रहा है, तो इसीलिए एक इस पर सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा टुवर्ड्स सेंटर, जो कि सन है, टुवर्ड्स सेंटर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा। हम लोग यही बोल रहे हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो उस पर सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा, और ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ये किसी न किसी फोर्स के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, ऐसा नहीं कुछ नया फोर्स नहीं है। तो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ पर होगा वो क्या हो जाएगा, वो ये जो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा Gm मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो यही सेंट्रीपेटल फोर्स है, और इसकी वैल्यू हमें दूसरा पता है, ये तो ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स लग रहा है, ठीक। यही जो फोर्स है ये इसके बराबर होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होगा। तो जो भी सर्कल में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके डायरेक्शन में एक नेट फोर्स आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने बोला एग्जांपल के तौर पर कि सन, अगर अर्थ और सन का मूवमेंट हम लोग देखेंगे, अर्थ का अराउंड सन जो मूवमेंट है उसमें जो फोर्स लग रहा है वो
ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करता है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड न्यूक्लियस, वो भी सेम बात है। अगर यहाँ पर न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा है, अगर हम लोग ये बोलें कि हमारा ये न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है और इसकी वेलोसिटी v से ये मूव कर रहा है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स, मान लेते हैं कि इस पर चार्ज जो है वो ZE है, कि यहाँ पर Z पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ Z पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर वो क्या है, प्लस ZE है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी, कूलम फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी ZE इंटू E डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर। और यही जो होगा ये यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर नजर आएगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर से मैं कह रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, उसी तरीके से हम लोग और भी जगह देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बोलें कि एक क्या हो, ये बोला जाए कि अ कार ट्रेवलिंग इन हॉरिजॉन्टल कार in a horizontal circle. एक कार जो है हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर मूव कर रहा है, ठीक है, एक कार जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसका स्पीड अगर v है, ठीक है, तो हमें ये पता है कि इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, इसका मास mg लग रहा होगा डाउनवर्ड, और टुवर्ड्स सेंटर जो है एक एक्सेलरेशन चाहिए v स्क्वायर बाई r। अगर इसका रेडियस r हो, ठीक है, तो एट ईच पॉइंट v स्क्वायर बाई r का एक एक्सेलरेशन चाहिए हमें। और ये जो एक्सेलरेशन है ये ऑल्सो, ये इसका मतलब ये भी है कि एक नेट हमें फोर्स चाहिए mv स्क्वायर बाई r एट ईच पॉइंट, इसको कैपिटल R ही लिखते हैं, एट ईच पॉइंट। तो ये mv स्क्वायर बाई r जो है ये कोई ना कोई एक फोर्स प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल रोड पर अगर ये कार ट्रेवल कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल रोड पर तो यही दो फोर्स लग सकते हैं, नॉर्मल अपवर्ड लगेगा और उस पर हमेशा डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। तो इन द डायरेक्शन, तो ये एक्सेलरेशन या ये जो फोर्स बोलेंगे कि mv स्क्वायर बाई r जो है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये भी किसी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। और क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि कोई और फोर्स हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर एक ही फोर्स बचता है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर लग सकता है। तो इसीलिए इसमें इस मतलब सर्कुलर मोशन में, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन जो है वो एक्शन में आ जाएगा, और जो फ्रिक्शन है वो प्रोवाइड कराएगा इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, टुवर्ड सेंटर एक फोर्स प्रोवाइड कराएगा जो कि इस फोर्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यही फ्रिक्शन ही है जो कि सेंटर की तरफ एक फोर्स दे सकता है। ठीक है, होपफुली ये बात क्लियर है। तो इसलिए हमें मतलब ये सारे के सारे एग्जांपल से मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि हमें टुवर्ड्स सेंटर हमेशा एक हमें फोर्स नेट चाहिए होगा, और वो फोर्स जो भी
पहले ही से हमें पता है वो फोर्सेज क्या क्या फोर्सेज हैं, उन्हीं का एक कंपोनेंट अलोंग द सेंटर आएगा, एक आना पड़ेगा। मतलब अगर नहीं आएगा तो वो पॉसिबल है ही नहीं सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेशन है टुवर्ड सेंटर, एक्सेलरेशन है टुवर्ड सेंटर, इसका मतलब कि नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर हमेशा है, और वो फोर्स किसी न किसी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। तो जैसे हमने बोला कि अगर एक कार है हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा पिक्चर में, है ना, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इसके बराबर होगा। लेकिन हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट नहीं होगा, अगर स्पीड इसकी बढ़ती चली जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू है, ऐसा नहीं कि फ्रिक्शनल फोर्स इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू, इसीलिए हॉरिजॉन्टल रोड पर हॉरिजॉन्टल रोड पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी वैल्यू फिक्स हो गई। तो हमारा जो मैक्सिमम स्पीड जो है वो हॉरिजॉन्टल रोड पर कार की वो फिक्स हो गई, तो उससे ज्यादा अगर रहेगा तो फ्रिक्शन उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए वो कार जो क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा। हम लोग इसीलिए ऐसा करते हैं कि अगर हमें और ज्यादा स्पीड में चलाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक बैंकिंग करते हैं, बैंक करेंगे, रोड को बैंक हमने कर दिया, तो एक फ्रिक्शन की बजाय हमें एक नॉर्मल का जो एक कंपोनेंट है वो सेंटर की तरफ आने लगता है, वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। होपफुली ये बात क्लियर है। अब इस पर क्वेश्चन बहुत सारे किए जा सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा पेन टैब पर, और आपको बिल्कुल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिए। मिलते हैं फिर से।